कैसे करनी पड़ेगी। तो हेलो दोस्तों, जिस प्रकार पिछले क्लास में हम लोग 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन, उस टॉपिक के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उस टोटल को हम लोगों ने कवर किया। और आज की इस क्लास में आप लोग के लिए सेकेंड चैप्टर जो आपके 12th क्लास का दिया हुआ है, पुष्पों में लैंगिक जनन, हम लोग बात करेंगे आज पुष्पों में, फूलों में लैंगिक जनन से कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पिछले वर्ष या 10 वर्षों में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चन का एक सीक्वेंस आप लोग के सामने हम लेकर आए हैं। और आज इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट किया जाएगा आज की क्लास में। चलिए देखते हैं लोग, क्लास बिना लेट किए क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर सके और समझ सके। जो स्टूडेंट पिछला क्लास नहीं देखे होंगे, पिछले क्लास को जाकर एक बार देख ले। फर्स्ट टॉपिक हम लोग ये पढ़े थे। फर्स्ट टॉपिक जो था हम लोग का ये था जीवों में जनन, और इस टोटल ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन थे इस टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर चुके थे। और आज के क्लास में हम डायरेक्ट बात करेंगे आप लोग के लिए। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट आप लोग के लिए सेकेंड चैप्टर, और ये क्वेश्चन ये सब हो चुका था। चलिए थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं लोग, और चैप्टर के बारे में जानने के बाद टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का। तो हम उसी बातों को इस चैप्टर में बताएंगे जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो। सबसे पहला बात तो चैप्टर में लिखा हुआ है, क्या एक्सरसाइज हमारा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन पिछले क्लास में ही हमने आप लोगों को बताया था कि लैंगिक प्रजनन होता क्या है। लैंगिक प्रजनन का सिंपल सा मतलब होता है जिस जनन की प्रक्रिया में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। तो पुष्पों में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले पुष्प के बारे में जानना आवश्यक है कि फूल होता क्या है, फूल के कितने भाग होते हैं। अगर हम एक सिंपल सा फूल की आकृति बनाए, साफ नहीं दिख रहा है ये, चलिए एक सिंपल सा हम फूल की आकृति बनाए आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपको बता दें कि यार बस समझाने के लिए छोटा सा फूल की आकृति आप लोग के लिए बना रहे हैं। चलिए एक छोटा सा फूल की आकृति हमने बनाया। इस फूल में किसको क्या बोला जाता है, कितने भाग होते हैं। मेन अगर बात किया जाए, फूल के मेन 4 ही पार्ट होते हैं, बाह्य दल पुंज, पुमांग और जयांग। 4 पार्ट फूल के सबसे मेन होते हैं। इसके अलावा इसको बोलते हैं पुष्पासन, जहां पे फूल टिका होता है इसको बोलते हैं पुष्पासन। और जो डंटुली जो होता है, जो फूल हम लोग देखते हैं हाथ से जो पकड़ते हैं फूल का हिस्सा नीचे वाला, उसको कहा जाता है वृंत, वृंत के नाम से जानते हैं। अब ये जो पंखुड़ी है, सबसे पहला बात यहाँ समझना स्टार्ट करिए, ये जो पंखुड़ी है इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। पहला बात की जब स्टार्टिंग में कली बनता है, स्टार्टिंग कोई फूल बनता है तो ग्रीन आवरण से ढका रहता है जो उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं उसको, बाह्य दल पुंज। और जो ये पंखुड़ी है ये सब क्या है, दल पुंज। अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन बाह्य दल पुंज जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं, जो शुरुआती दौर पर फूलों की रक्षा करते हैं, बचाते हैं उन लोग को। यही बाह्य दल पुंज धीरे धीरे बड़े होने के बाद नीचे की तरफ लटक जाते हैं। जब फूल की पंखुड़ियां बाहर आ जाती है तो ये बाह्य दल पुंज नीचे की तरफ लटक जाते हैं और अंततः सूख कर ये नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे फूल टिका होता है उसको बोलते हैं हम लोग पुष्पासन, नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं हम लोग वृंत। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ 2 पार्ट बताया। एक पुमांग, फूल का नर भाग, फूल का जो नर भाग होता है उसको हम बोलते हैं पुमांग, और फूल का जो मादा भाग होता है वो होता है जयांग। तो इसमें किसको हम पुमांग बोलेंगे और किसको पुमांग बोलेंगे और किसको हम लोग जयांग बोलेंगे। तो जो बीच वाला हिस्सा आपको दिखाई दे जो सबसे बड़ा है ये क्या है, जयांग है। यानी कि स्त्री केसर इसको बोलेंगे, स्त्री केसर और पुंकेसर। नर भाग को पुंकेसर और मादा भाग को स्त्री केसर। और ये जो छोटा छोटा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इस सबको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पुमांग।
इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा फूल के बारे में, कितने पार्ट होते हैं, कहाँ पे कौन होता है, नर भाग क्या होता है और मादा भाग क्या होता है, पुमांग क्या होता है और जयांग क्या होता है, स्त्रीकेसर क्या होता है और पुंकेसर क्या होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट समझिए, थोड़ा इसको हम फास्ट बता रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि हम लोग का पर्पस है ऑब्जेक्टिव को कवर करना, और एग्जाम से पहले जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट है, खासकर बायोलॉजी वाले, मैथ वाले, उन लोग के लिए हम समय समय पर जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे उसको हम लेके आएंगे, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ताकि आप लोग एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प मिले यहाँ से। एक और बात नोट ये कर लीजिए आप, एक ये नोट कर लीजिए, पुष्प की खेती को क्या कहते हैं। फूलों की जो खेती की जाती है, पुष्प खेती को हम लोग फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर पुमांग का पार्ट दिया हुआ है। पुमांग जो होता है मतलब कि पुंकेसर जो होता है, यानी कि नर भाग जो होता है 3 भाग में बटा होता है। सबसे पहला होता है परागकोश, सबसे पहला होता है परागकोश, दूसरा होता है लघु बीजाणुधानी, और तीसरा होता है तंतु, फिलामेंट जिसको कहा जाता है। इसी लघु बीजाणुधानी में परागकण बनता है, परागकण लघु बीजाणुधानी बनता है। और ये जो परागकण होता है इसको नर युग्मक कहा जाता है, इसको हम लोग नर युग्मक के नाम से जानते हैं परागकण को। आपसे पूछा जा सकता है कि फूल में नर युग्मक किसको कहते हैं, तो फूल में नर युग्मक किसको कहा जाता है, परागकण को कहा जाता है। वो किसमें होते हैं, परागकोश में होते हैं, किसके अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंतर्गत बनते हैं। इतना बात अपने माइंड में सेट रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम तंतु, जो डंठुली होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया, सिंपल सा हिस्सा बनाया, तो आप आइएगा, कष्ट करिएगा, बाहर बाहर निकलो ना, बाहर आओ ना यार, बाहर फूल का पेड़ है, वो अरहुल का फूल तोड़ ले, पूरी जो होगा उसका तोड़ ले। आप लोग हम दिखा रहे हैं कि जयांग क्या होता है, पुमांग क्या होता है, जस्ट 2 मिनट तक समझते चलेंगे। अब यहाँ पे परागकण हमने बता दिया, नॉन फूल के नॉन युग्मक, आराम से बैठो, फूल के नॉन युग्मक किसको कहा जाता है, नॉन युग्मक बोलते हैं किसको, परागकण को बोलते हैं। तो मादा युग्मक किसको कहा जाता है, अंडाणु को कहा जाता है, जो किसमें होता है, जयांग में पाया जाता है। अभी जस्ट उसका डायग्राम आप लोगों को दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मेन टॉपिक बस हम बताते चल रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव को तेजी में खत्म किया जाए। चलिए देखिएगा, यहाँ पर जयांग की बात करते हैं, तो जयांग का एक चित्र बना लेते हैं, और एक चित्र, चलिए आप इस बात को पहले समझ लीजिए जितना हम पाठ किए। यहाँ पे हमने एक फूल मंगाया है, इस फूल का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वृंत है, इसको हम वृंत बोलते हैं। जो बाहर ये ग्रीन कलर का आवरण आपको दिखाई दे रहा है, ये बाह्य दल है। ये जो पंखुड़ी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दल पुंज है। जहां पर ये फूल टिका हुआ है, इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग पुष्पासन कहते हैं। अगर हम इसको तोड़ना शुरू करें, इस हिस्सा को तोड़ना शुरू करें, तो आप गौर से इस पार्ट को आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है जो सबसे ऊपर हिस्सा एक बाहर की तरफ आया हुआ है, सबसे ऊपर, अब बाकी साइड साइड में जो जो सबसे ऊपर है, ये इसका जयांग है, यानी कि मादा भाग है, इसको मादा भाग बोलते हैं। और ये सब जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये सब इसका क्या है, पुमांग है, जिसको हम लोग नर भाग बोलते हैं। ये पुमांग है, और ये सबसे ऊपर वाला क्या है जी, जयांग है। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, जो हमने बोर्ड पर जस्ट आपको बताया। अब इस जयांग का एक आकृति बनाते हैं, और जयांग के कितने पार्ट है तो उसको समझ लेते हैं। ये एक जयांग है, यहाँ पे ये जो आकृति हम एक बनाए, ये एक जयांग की आकृति बनाए, इसको बोलते हैं सिंपल सा हम लोग अंडाशय, अंडाशय कहा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिका, वर्तिका, इस पाइप को, इस नली को बोलते हैं वर्तिका। और यहाँ पे जो होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। तो इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, परागण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, परागण होता क्या है। तो परागकण का वर्तिकाग्र के पास पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। और ये परागण अलग अलग तरीका से होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे, और जहां जहां जिस तरीका से परागण होता है सबका लिस्ट आपको हम लिखवाएंगे, अभी जस्ट बताएंगे। तो क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ फायदा आपको इस क्लास से जरूर होने वाला है एग्जाम को लेकर। आगे बढ़ते हैं, वर्तिका बता दिया हमने, अंडाशय बता दिए, अंडाशय में ही बीजांड पाया जाता है, जिससे बीज बनना प्रारंभ होता है, बीजांड के चलते, बीजांड के द्वारा ही बीज बनना प्रारंभ होता है। तो अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। इतनी बात समझने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं डायरेक्ट। और आप लोग क्वेश्चन जितना हम बताएं, जितने क्वेश्चन बताए, या तो कलम को नोट करते चले, पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। और एक बात आपको बता दें, जो अभी जितना समझाए बहुत कम था,
माइनस समझिए कि हमने आपको केवल 5% बताया इस चैप्टर के बारे में, जो मेन फैक्ट थे, जो टॉपिक थे, उसको हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेरा पर्पस था आज के क्लास में आप लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ाना, न कि सब्जेक्टिव, इसलिए हम डायरेक्ट उसको खत्म करके ऑब्जेक्टिव पर आ गए। तो ऑब्जेक्टिव को कम से कम 25-30 क्वेश्चन जितना होगा उस पर फोकस करेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन को लेकर आए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखा हुआ कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा हुआ है। तो आप लोग या तो इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार देख लीजिए वीडियो को, या आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला बात दिया हुआ है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, मतलब किस में अगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है। तो आप लोगों को पिछले क्लास में हमने बताया था, अगर फर्स्ट वीडियो आप लोग नहीं देखो तो जाकर देखिएगा, आवृत बीजी के बारे में और अनावृत बीजी के बारे में। तो ये जो अगुणित भ्रूणपोष की बात कर रहा है, ये अगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है अनावृत बीजी में। किसमें पाया जाता है जी? अनावृत बीजी के अंतर्गत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। चलिए इस बात को समझिए, जब क्वेश्चन आ गया तो इस बात को हम समझे। परागण जो होता है, समझते चलो जी, परागण जो होता है वो 2 रूप में होता है। एक होता है स्वपरागण, और एक होता है परपरागण। जब किसी फूल का परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाता है तो उस क्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण। स्व मतलब खुद, और परागण का मतलब बताए थे, परागकण का वर्तिकाग्र के पास जाने की क्रिया। तो जब कोई फूल का परागकण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वपरागण। और जब किसी फूल का परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र के पास चला जाता है तो वो कहलाता है परपरागण। उसको क्या बोलते हैं? परपरागण। तो फूल जो अच्छा खिलता है ना, वो परपरागण के चलते खिलता है, क्योंकि 2 फूल का अंश उसमें होता है, उसको परपरागण के नाम से जानते हैं। अब ये परपरागण कई रूप में हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, उसके बाद आपका पक्षी के द्वारा हो सकता है, उसके बाद आपका कीट पतंग के द्वारा हो सकता है। उसके बाद अगला बात कर ले हम, तो एक और लिख दें, पक्षी वायु, आगे है तो और बता दिया जाएगा। वायु के द्वारा परागण, पक्षी के द्वारा परागण, कीट के द्वारा परागण, चमगादड़ के द्वारा परागण को क्या कहा जाता है। ये 100% बाबू आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई एक ना एक। तो इसका आगे क्वेश्चन आएगा इसमें का, आप लोग को हम बताएंगे, पूरा एक साथ लिखेंगे लिस्ट इसका, किसके परागण को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्या रहा है कि परागण जो है निम्नलिखित में से किसमें स्वपरागण पाया जाता है, एक लिंगी में या द्विलिंगी में। तो पहला बात कि एक लिंगी मतलब एक ही जीव भाग लेगा, हम लोग पढ़े क्या, लैंगिक जनन, तो किसमें होगा? द्विलिंगी में होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दो बालक, क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। आपको बताए थे बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है। तो उसी बंगाल के आतंक को हम लोग जलीय जंगली घास के नाम से जानते हैं, और उसका नाम क्या होता है? जलकुंभी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलकुंभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें आपके सामने, तो यहाँ पर दिया हुआ है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? तो भ्रूणपोष वाले बीजों को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंडोस्पर्मिक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए काफी फास्ट हम लेकर चल रहे ताकि कम समय में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कवर हो सके। आ गया जिसका, चलिए अलग क्वेश्चन आ गया, वायु परागण किसमें नहीं होता है। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वायु परागण किसमें नहीं होता है। तो वायु परागण जो होता है, सबसे पहला बात, घास में होता है, मक्का में होता है, गेहूं में होता है। यहाँ पर किसमें नहीं होता है, तो सेल्विया में वायु परागण नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सेल्विया, सेल्विया में वायु परागण नहीं पाया जाता है। अगला बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फल कूट फल है। इनमें कौन सा है जो कूट फल के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल से आंसर याद कर लीजिएगा, ये भी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी छोटा सा क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। सेब को हम लोग कूट फल के नाम से जानते हैं, सेब को, एप्पल। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित कौन सा होता है जी। तो भ्रूणपोष तो त्रिगुणित होता है, आपको बताए थे पिछले क्लास में। युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है,
युग्मन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये द्विगुणित होता है और ये त्रिगुणित होता है, 3 गुना के रूप में होता है, और ये द्विगुणित के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप लोग कोई भी क्लास टोटल पूरा देखिए। भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है? भ्रूणपोष का मतलब क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना, मेन काम। भ्रूण नाम ही स्पष्ट है, भ्रूणपोष। भ्रूण को क्या करना? पोषण प्रदान करना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगत जनन के द्वारा होता है? असंग जनन के द्वारा होता है। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस साल काफी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, अधिकांश बच्चे फेल किए थे उस टाइम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रेसिया एवं घास। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है? तो दिया हुआ है अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एटीफोडस और द्वितीयक केंद्रक। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जो होता है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है, द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे इस क्वेश्चन को ध्यान से सब कुछ नोट कर लो कॉपी में। इसको टोटल कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई एक एग्जाम में 100% ही देगा। दे रहा है कि एनिमोफाइली परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली कहिए या एनिमोफाइली कहिए, ये होता है वायु के द्वारा। वायु के द्वारा होता है एनिमोफाइली। वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको एनिमोफाइली कहा जाता है। लेकिन पक्षी के द्वारा होता है ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली कहा जाता है इसको। पक्षी के द्वारा परागण को ऑर्निथोफाइली के नाम से जानते हैं। कीट के द्वारा परागण को एंटीमोफाइली कहा जाता है। कीट वाले परागण को हम लोग एंटीमोफाइली के नाम से जानते हैं। जल वाले परागण को हाइड्रोफाइली कहा जाता है, हाइड्रोफाइली। ये इतना चार तो अपने माइंड में याद रखिएगा। क्वेश्चन में तो हमने चारों आपको बताया ताकि आपके माइंड में सब बात माइंड में जाए। हो सकता है हम आपको ये पढ़ाएं, एग्जाम में कहीं पक्षी वाला पूछ दे या कीट वाला पूछ दे या जल वाला पूछ दे। चारों का चारों माइंड में सेट रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होता है आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी और सी दोनों। तो वायु परागित पुष्प जो होता है सामान्यतः छोटा और रंगहीन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन। निषेचन क्या होता है? 2012 का क्वेश्चन है। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिले हुए रूप को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सिंगल कोलैप्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, अंड तथा नर न्यूक्लियस का क्या होता है? संयोजन होता है। उसको हम लोग निषेचन के नाम से जानते हैं। उसको निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अर्थात नर युग्मक और प्लस में क्या? मादा युग्मक, इसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन सब क्वेश्चन को आपको जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कायिक परिवर्धन नहीं है? कौन है जो कायिक परिवर्धन नहीं है? ऑप्शन एक्साइज फर्स्ट में पढ़ाया गया होगा आप लोग को कायिक परिवर्धन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का प्रकंद, चूसक, शाखा, चल बीजाणु। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चल बीजाणु जो होता है इनमें कायिक परिवर्धन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है, जब निषेचन की प्रक्रिया या युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को हम निषेचन बोलते हैं। तो जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है तो उसको क्या कहते हैं, और शरीर के अंदर होती है तो उसको क्या कहते हैं? जब शरीर के बाहर होती है तो उसको बाह्य निषेचन कहा जाता है, लेकिन जब शरीर के अंदर होती है तो उसको आंतरिक निषेचन के नाम से जानते हैं। ये एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको पढ़ना था। यहाँ आप ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाह्य निषेचन सही आंसर दिया होगा। अगला बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष अभी जस्ट
पिछले वाले ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ाया आपको, ब्रूट फोर्स जो होता है कितने गुणित होता है, 3 गुणित होता है। ऑप्शन बस सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बाबू आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, 2017 में, 2015 में, 2016 में, 2021 में, लगातार 4 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट होगा। दिया हुआ है किस फल का बीज चोल खाया जाता है, जायफल, लीची, शरीफा या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सभी का बीज चोल खाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, बीज चोल का मतलब होता है बीज के ऊपर के आवरण, जिसको हम लोग खाते हैं। जैसे देखिएगा लीची में बीज होता है, ऊपर के आवरण को खाया जाता है। शरीफा में बीज होता है, ऊपर के आवरण को खाया जाता है। इस दूसरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्त्री दशरथ चक्र पुष्पम बनता है कहाँ, तो ये तो ध्यान दो, स्त्री दशरथ चक्र मतलब कि सिंपल सी बात कर रही है जयांग का। तो क्या कौन सा भाग होता है जो जयांग में पाया जाता है, स्टिग्मा भी पाया जाता है, स्टाइल भी पाया जाता है, मतलब वर्तिकाग्र और अंडाशय तीनों पाया जाता है उसमें। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं है, शायद खत्म। कौन टाइप ये हो गया था, इसके बाद ये भी हो गया था, जल उन्मत्त, उसके बाद ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। दिख जाएगा क्वेश्चन देख हैं। लगभग इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया और काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिला आज के क्लास में। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखा। लगभग 20-22 क्वेश्चन ने आप लोग कंप्लीट कराया। तो आप लोग जो स्टूडेंट इस साल 12th के एग्जाम देने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें, ऑब्जेक्टिव पर मेहनत करें। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, इतना बात याद रखिएगा। तो मेहनत कीजिए। टोटल एग्जाम आप लोग का 70 नंबर का होगा, उसमें से आपका 35 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सिंपल नंबर लाने वाला क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया, सेकंड का ऑब्जेक्टिव हो गया, एक और आपका क्लास बायोलॉजी का हम लेके आएंगे थर्ड और फोर्थ चैप्टर का, और उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट खत्म कर 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मैथ का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगता हो तो जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास वीडियो को शेयर करें और बताएं, कम से कम जितने भी कुछ तो सहयोग आप लोग को इस वीडियो से मिलेगा। अगर 50-25 क्वेश्चन आप देखते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन जरूर आपके माइंड में याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं लोग। तब तक के लिए सब किसी को धन्यवाद।